जय हिंद। मैं नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चोल वंश देखेंगे। चोल वंश का दूसरा अध्याय। पिछले हम लोग क्लास में चोल वंश का पहला अध्याय देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने राजेंद्र प्रथम तक जान लिया था कि राजेंद्र प्रथम ने क्या क्या किया है। ठीक है, आज हम लोग उनके पुत्र से स्टार्ट करेंगे, यानी कि राजा धीराज। अपने पिता राजेंद्र प्रथम के कहने पर राजा धीराज ने पांडे एवं चोर विद्रोह को दबाने हेतु वो गए थे। ठीक है, इन मतलब राजेंद्र प्रथम के काल में ही पांडे एवं चेर का विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए राजा धीराज को भेजा गया था। राजा धीराज ने पांडे और चेर विद्रोह को दबाकर भूपेंद्र चोल की उपाधि ली थी। भूपेंद्र चोल की उपाधि किन्होंने ली थी? तो राजा धीराज ने ली थी। राजेंद्र चोल राजा धीराज के पिता है। राजेंद्र चोल ने एक वैदिक विद्यालय, यानी कि जहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है, की स्थापना की थी तथा पंडित चोल की उपाधि ली थी। पंडित चोल का उपाधि किन्होंने लिया था? तो राजेंद्र चोल ने। इसके पश्चात राजा धीराज शासक बने। इनके काल में ही कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध हुआ था। ये सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के चालुक्य के वही राजा हैं जिन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी, क्योंकि चोल के साथ इनका बहुत बार युद्ध हुआ था और ये हर युद्ध में ये हारे ही थे। लेकिन अभी ये नहीं लेंगे, ये मतलब इनके बाद वाले जो राजा आएंगे, मतलब एक और युद्ध होता है, हम लोग अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। पहले यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ इनका युद्ध हुआ था राजा धीराज का। उस युद्ध को कोप्पम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कोप्पम का युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा कि किनके किनके बीच हुआ था, तो चोल कल्याणी के बीच हुआ था। और राजा कौन कौन थे? तो राजा धीराज और सोमेश्वर के बीच हुआ था। ठीक है, कोप्पम का युद्ध हुआ था। इसमें राजा धीराज मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध के मैदान में ही राजेंद्र द्वितीय को शासक बनाया जाता है। मतलब युद्ध के मैदान में ही राजा धीराज की मृत्यु हो गई और राजेंद्र द्वितीय को शासक बना दिया गया। राजेंद्र द्वितीय को शासक बनाया गया और उन्होंने युद्ध को जीत लिया, यानी कि सोमेश्वर हार गया। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र द्वितीय राजा बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय ने लंका के राजा विक्रम बाहु को पराजित किया था। इन्हीं के काल में ही चोल राज्य में अकाल आया था। इसके पश्चात वीर राजेंद्र शासक बने। इसने कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्य राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। मैंने कल्याणी और चोलों का बहुत बार युद्ध हुआ था, सोमेश्वर जब राजा थे। मतलब ये दूसरा युद्ध है। इस युद्ध का नाम क्या है? कुंडल संगम। ठीक है, कुंडल संगम का युद्ध हुआ था कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश के बीच। कल्याणी के चालुक्य से कौन लड़ रहा था? तो सोमेश्वर। और चोल से लड़ रहे थे वीर राजेंद्र। ठीक है, तो इसमें भी सोमेश्वर हार जाते हैं। तंग आकर के अंतिम में सोमेश्वर हारने के पश्चात तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। इसके पश्चात कुलोतुंग प्रथम शासक बनता है। यहाँ से चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। एक्चुअली हुआ क्या था, कुलोतुंग की जो माता थी वो चालुक्य वंश की थी। चालुक्य वो भी वेंगी के चालुक्य। आप वेंगी के चालुक्य कहिए, चाहे पूर्वी चालुक्य कहिए, चाहे आंध्र के चालुक्य कहिए, ये तीनों एक ही हैं। आपको याद होगा जब हम लोग चालुक्य वंश पढ़ रहे थे तो पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश को जीता था और अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बनाया था। इस प्रकार पूर्वी चालुक्य वंश की नींव रखी गई थी, जिसे वेंगी के चालुक्य कहते थे। तो कुलोतुंग की माता कहाँ से थी? तो वेंगी के चालुक्य था। उनके पिता चोल थे, इसीलिए चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहीं से वेंगी के चालुक्य और चोल वंश की एकीकरण यानी एक में मिल गए थे। चोल चालुक्य के वंश का भी संघर्ष पश्चिम चालुक्य यानी कि कल्याणी के चालुक्य से हुआ था। मतलब वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बीच भी युद्ध हुआ था। पहले वो लोग दोनों सेम चालुक्य थे, लेकिन अलग अलग जो मतलब शाखाएं थी उनके बीच मतलब मतभेद थे, जिसका वर्णन चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि विल्हन के पुस्तक विक्रमादेव चरित में मिलता है। मतलब विल्हन ने लिखी है ना विक्रमांक देव चरित में इन सब बातों की जानकारी मिलती है। कुलोतुंग के काल में ही लंका का शासक विजय बाहु स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था तथा अपनी पुत्री का विवाह लंका के एक और राजकुमार थे उनके साथ कर दिया था। 1090 ईस्वी में कडारम, जो इंडोनेशिया के पास के राजा थे, ठीक है, के शासक ने कुलोतुंग के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था तथा निवेदन किया था कि नेगापत्तनम एक्चुअली बौद्ध विहार के ये जो दान में दी गई भूमि थी उसके बारे में इन्होंने निवेदन किया था कि उसे कर मुक्त किया जाए। उस भूमि के लिए मतलब कर नहीं लिया जाए, क्योंकि ये बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाया गया था, इसीलिए मतलब उस भूमि को कर मुक्त के लिए उन्होंने निवेदन हेतु दूत मंडल भेजा था कुलोतुंग के दरबार में। कुलोतुंग के चीन के साथ अच्छे संबंध थे। इसने 7 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था। कुलोतुंग ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। भूमि का सर्वेक्षण 2 बार चोल वंश ने करवाया है। पहला राजा राज ने करवाया था और दूसरी बार कुलोतुंग ने करवाया था तथा अनेक करों को समाप्त भी किया था। किन्होंने? कुलोतुंग ने। उन्होंने करों को समाप्त किया था, इसीलिए उन्होंने सुगम त्वरित यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात विक्रम चोल तथा उसके पश्चात कुलोतुंग द्वितीय शासक बने। कुलोतुंग द्वितीय के काल में ही रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा। इन्हीं के काल में ही ओट्टम, कुट्टम और कंबन जैसे महान कवि हुए थे। कंबन वही हैं जिन्होंने तमिल में रामायण की रचना की। राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। पांडे शासक जटावर्मन सुंदर पांडे ने राजेंद्र तृतीय को पराजित किया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पांडे को हरा करके चोल वंश ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। पांडे कमजोर थे उस वक्त, फिर ये लोग भी इंतजार किए, धीरे धीरे ये मजबूत हुए और अंततः इन्होंने चोल को, यही होता ही आया है इतिहास में, एक शक्तिशाली शासक कमजोर को हरा करके फिर उसको अपने अधीन कर लेता था। चोल वंश की जानकारी के साहित्य स्रोत मुख्यतः बुद्धमित्र का वीर सेलियन तथा जयगोंदर का कलिंग तुंग पढ़नी है। यहाँ पे चोल वंश समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिहार, पाल, सेन और दूसरे राजवंश पढ़ेंगे। अब वैसे हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।